एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एचएएल की तरफ से आ रही है और हेरॉन टीपी की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा हेरॉन टीपी अनमैन एरियल व्हीकल बनाया जाता है, यूएवीज बनाया जाता है, जो कि हथियार ले जाने के कैपेबल भी होते हैं। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस एक्सपो 2020 में एक पैक्ट पर साइन होने वाला है एचएएल के बीच में और आईएआई के बीच में कि ये जो हेरॉन टीपी है वो एचएएल की फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, यानी कि भारत में बनाए जाएंगे। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इस पर पेलोड क्या होने वाला है, पेलोड यानी कि कौन कौन से हथियार लगने वाले हैं। पर ये जो हथियार लगने वाले हैं वो हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा वही हथियार इसमें लगेंगे। हेरॉन टीपी में अलग अलग प्रकार के पेलोड लगाए जा सकते हैं और पेलोड डिसाइड करती है सेना। तो जिस सेना के अंग को जिस प्रकार के हथियार लगाने की आवश्यकता होगी वो इसमें लगा सकता है। खास बात यह है कि इस हेरॉन टीपी का जो भारत में निर्माण होगा वो केवल भारत के लिए नहीं होने वाला है, यह किसी तीसरी कंट्रीज को भी भेजा जाएगा। पर इसका जो पहले प्रोडक्ट होंगे, शुरुआती प्रोडक्ट होंगे, उनका भारत में ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता है कि आर्म ड्रोन की भारत में लगभग 100 की क्वांटिटी में आवश्यकता है। भारत यूएस से कुछ आर्म ड्रोन खरीद भी रहा है जो कि प्रेडेटर ड्रोन के नाम से जाने जाते हैं, पर यह इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है कि वो भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए शुरुआत से ही इजराइल यूएवीज में भारत का सपोर्ट करता रहा है। इससे पहले हम लोग हेरॉन 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक मीडियम रेंज लॉन्ग इंडोरेंस वाला यूएवी है, जिसकी जो क्षमता है, उड़ान भरने की जो क्षमता है वो लगभग 36 से 40 घंटों की है। यह जो हेरॉन टीपी है यह इसका ही एडवांस वर्जन है और इसके द्वारा हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग हेरॉन 1 इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिकॉनेसेंस के लिए किया जाता है और मैक्सिमम इंडियन एयरफोर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडियन नेवी में भी इसकी कुछ क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है। पर यह जो हेरॉन टीपी होगा वह भारत की तीनों सेनाओं में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल ने यह भी बताया कि वो 200 केजी वेट ले जाने के लायक एक रोटरी विंग वाले यूएवी डेवलप कर रहे हैं और उसके द्वारा जो आर्मी को रसद सामग्री पहुंचानी है, एयरफोर्स को रसद सामग्री पहुंचानी होती है दूर दराज क्षेत्रों में, जहां पर मौसम खराब होने के कारण हमारे पायलट्स की जिंदगी खतरे में होती है या वहां पर हमारे हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट उतर नहीं पाते हैं, वहां के लिए रोटरी विंग वाले यूएवीज भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि 2 सालों का लगभग समय लेंगे डेवलप होने में। तो इस डिफेंस एक्सपो एक बहुत अच्छा काम होने वाला है कि यूएवीज भारत में ही बनने का एक पैक्ट साइन होने वाला है। डिफेंस एक्सपो में मैं भी जाने का प्रयास करूंगा और आपको कुछ बेहतरीन वीडियोस वहां से प्रोवाइड करने का प्रयास भी करूंगा। अब बात करते हैं तेजस MK2, जिसको मीडियम वेट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसके रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शुरुआती डिजाइन का जो फेज था अब वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। इसमें शुरुआती जो इसमें आवश्यकताएं हैं उसको फ्रीज किया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट फेज आएगा वो डिटेल डिजाइन फेज होगा, जिसमें कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे बात होने वाली है। जितनी भी क्वालिटीज इस एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए उन सारी चीजों को इसी में आकलन किया जाएगा। इस फेज के बाद ही प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है और इस एयरक्राफ्ट के लिए मेटल कटिंग, शुरुआती मेटल कटिंग कुछ अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं सीधे सीधे 1 साल के बाद इसकी मेटल कटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि प्रोटोटाइप डेवलप किया जाएगा। और यह कहा जा रहा है कि अगस्त 2022 से इसका प्रोटोटाइप स्टार्ट कर दिया जाएगा डेवलप करना और सितंबर 2023 में इसका प्रोटोटाइप उड़ने लगेगा। इनिशियली ये सोचा गया है कि 4 इसके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। इन 4 प्रोटोटाइप्स के बाद ही ये पता चलेगा कि प्रोग्राम में पूरे कितने पैसे लगने वाले हैं। अभी एक नाम मात्र का कुछ 2,500 करोड़ रुपए पास किए गए हैं इस प्रोग्राम के लिए, जो कि केवल नाम मात्र के हैं। 4 प्रोटोटाइप बनने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना खर्चा इसमें लग गया है, आगे कितना खर्चा लगने वाला है और किस प्रकार से इसकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इस एयरक्राफ्ट का 1:1 रेशियो वाला जो डिजाइन है वो डिफेंस एक्सपो 2020 में दिखाया जाएगा, जिसकी वीडियो मैं आपके पास
लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं L&T और MBDA का एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ है कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और इस जॉइंट वेंचर के द्वारा MBDA द्वारा जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं वह भारत में ही बनाई जाएंगी और इनका इस्तेमाल पहले भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा और उसके बाद भारत के बाहर तीसरी कंट्रीज को भी ये सप्लाई किए जाएंगे। हालांकि अभी तक इसको शुरुआती एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किए जाने की जो अवधि है यानी कि शुरुआत होने की जो अवधि है वो 2020 के लास्ट में कही जा रही है। इस फैसिलिटी में बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। मिसाइल के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, उनके सब सिस्टम को टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी, उनका सब सिस्टम इनमें इंस्टॉल भी किया जाएगा, पर जो इसमें वॉर हेड लगाना है वो भारत की फैसिलिटी में नहीं होगा, वह MBDA की प्रमुख फैसिलिटी में ही होने वाला है। इस फैसिलिटी की जो L&T की शेयर है वो 51% की है, जबकि MBDA का जो शेयर है वो 49% का है, यानी कि इसमें जो मालिकाना हक है वो L&T का ही है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था क्या बजट अलॉट हुआ है, कुछ 5.8% का उछाल आया है बजट में। बहुत से लोगों का यह मानना था कि यह बजट कम है या इसको और ज्यादा होना चाहिए। मुझे इस पर कुछ कहना है, हम बजट को ज्यादा बढ़ाकर भी क्या करेंगे जब वह बजट हमारे देश से बाहर ही चला जाएगा। आप जानते हैं कि हम जितने भी हथियार इस्तेमाल करते हैं उसमें से 80 से 85% हमें बाहर से ही प्राप्त होता है, विदेशों से ही प्राप्त होता है। तो यदि हमारा बजट 10 लाख करोड़ भी हो जाए तो इसमें से 8 लाख करोड़ बाहर ही चले जाने हैं, और जब हमारा दुश्मन केवल पाकिस्तान हो तो हम इतने बजट पे आराम से काम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि चाइना भी तो हमारा दुश्मन है, पर चाइना से अभी सीधे सीधे उतना ज्यादा वॉर के कोई सिनेरियो नहीं बन रहे हैं और उसको डिप्लोमेटिकली भी सॉल्व किया जा सकता है। चाइना के साथ ऐसा मुद्दा कोई नहीं है। पाकिस्तान के साथ मेन मुद्दा है और पाकिस्तान के साथ इतने बजट पे काम आसानी से हो सकता है। मैं ये पैरवी नहीं कर रहा कि ये बजट काफी है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर बजट को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, पैसे बाहर ही चले जाने हैं। सबसे पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी चाहिए और लगभग इसको 90% से ज्यादा बढ़ानी चाहिए, और तब जाके यदि बजट ज्यादा से ज्यादा एलोकेट किया जाएगा तो पैसे भारत में ही रहेंगे और उनका उचित इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जीडीपी भी हमारी बढ़ेगी। वहीं जानकारों का यह मानना है कि 40, 30 और 40 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि हथियार जो पुराने हैं, विंटेज हैं, वो 40 उन पर खर्चा करना चाहिए, करंट खरीदने वाले जो खरीद प्रोसेस में हैं उन पर 30 खरीदना चाहिए, और स्टेट ऑफ आर्ट यानी कि जो अत्याधुनिक हथियार है उन पर 40 बजट खर्च करना चाहिए। पर भारत के पास विंटेज इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा बोझ है जो कि इस रेशियो से गड़बड़ हो जाता है। इस कारण से हम यहाँ पर मान सकते हैं कि इस बजट में जो लास्ट का 40 है यानी कि आधुनिक हथियारों का 40 है वो नहीं इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम विंटेज हथियारों को मेंटेन करेंगे और जो हमारे करंट के ऑर्डर हैं उनको ही मेंटेन करने में यह सारा बजट खत्म हो जाएगा। डिफेंस बजट बहुत ज्यादा एलोकेट करने से दूसरे क्षेत्रों में काम नहीं हो पाएगा, वहां बजट की कमी पड़ जाएगी, और अभी हमें किसी से कोई वॉर नहीं लड़नी है। हमारा जो दुश्मन है, मेन दुश्मन है वो पाकिस्तान, उससे इतना बजट में काम हो जाना है। आगे जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाएगी तब ज्यादा से ज्यादा बजट देके तभी ज्यादा हम लोगों के देश को फायदा होने वाला है। वहीं बात करें इसरो की, तो पुराने फिस्कल ईयर में यानी कि पुराने फाइनेंशियल ईयर में 13,100 करोड़ रुपए कुछ अलॉट किए गए थे इसरो को। इस बार उसका जो बजट है वो लगभग 3% बढ़ा है। यहाँ पर इसरो का जो अब बजट हो चुका है वो 13,400 करोड़ रुपए हो गया है। पर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि इसरो को अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट समाप्त करने हैं, जैसे कि चंद्रयान 3, गगनयान और कई मिशन आगे डाले गए हैं, पर इस साल में कौन से उनको मिशन देखने हैं इसके हिसाब से उनको बजट अलॉट किया जा रहा है। अभी जो हमारा मेन मिशन है इस साल में वो गगनयान का अनमैन्ड मिशन है। इसके अलावा चंद्रयान 3 पर भी खर्चा होने वाला है, इसके हिसाब से बजट दिया गया है, ना कि गगनयान जो 2 साल बाद पूरा होना है उसके लिए बजट, उसके लिए अगले साल बजट दिया जाएगा जो ज्यादा बड़ा क्रंच होगा। इस साल भी बजट अलॉट किया गया है पर वो कम है, ज्यादा से ज्यादा बजट अगले साल उनको अलॉट किया जाएगा। फिर भी इसरो के लिए यह बजट कम है और हो सकता है ये केवल बजट मेंटेन करने के लिए अभी अप्रूव किया गया है। जैसे जैसे इसरो को आवश्यकता पड़ेगी, पिछले फिस्कल ईयर में भी हमने देखा था इसरो को जैसे आवश्यकता पड़ रही थी भारत सरकार उनको पैसे दे रही थी। इस बार भी हम लोग यही मान के चलते हैं कि केवल दिखाने के लिए बजट दिखाया गया है, पर और ज्यादा इसरो को बजट इससे मिलेगा। वहीं बात करें पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि चाइना में फंसे हुए हैं। अब चाइना का एक वक्तव्य आया है कि पाकिस्तान उनका इतना अच्छा साथी है कि वो अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर रहा है, वो चाइना पे विश्वास कर रहा है और चाइना उनके लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देगा।
चाइना ने यहाँ पर साफ साफ पाकिस्तान द्वारा जो गैर मानवीय काम किया गया है उसका समर्थन कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ पाकिस्तान की इज्जत बचाने का प्रयास कर रहा है। चाइना के लोग यदि किसी दूसरे देश में फंसे हों तो चाइना सबसे पहले अपने लोगों को निकालेगा, ना कि वो दूसरे देश के भरोसे छोड़ देगा। पर यहाँ पर वो उल्टा ही दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है चाइना में, उन्होंने साफ साफ संडे को यह कहा था कि पाकिस्तान में इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है जो कि चाइना में उनके स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। यदि उनके स्टूडेंट्स इससे इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो पाकिस्तान में उनका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए उनका चाइना में ही रहना अच्छा है। तो आप उस देश की स्थिति समझ सकते हैं जो कि अपने लोगों को दूसरे देश के भरोसे छोड़ देता है। उसके देश में इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने देश के लोगों को लेकर आए किसी आपात स्थिति में। सेम चीज उनके आर्मी के साथ भी होता है, वो उनको डिसोन कर देते हैं जब वो मारे जाते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।